सोच लिया कि मैं अपनी अलग पहचान बना के दिखाऊंगा इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, मुझे इतिहास बनाने का मौका मिला है। हजारों साल के बाद हमको ये धम्म मिला है या बाबा साहब की ये मूवमेंट मिली है। और चूंकि मैं इस लाइन का आदमी हूँ, अब मैं दूसरे संगठन में नहीं हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हूँ, तो मैं इस संगठन के लिए अपनी जी जान लगा दूँ। जैसे कांसीराम जी के जमाने में हमको मूवमेंट मिली थी तो हमने अपनी जी जान लगा दिया, घर बार हमने कुछ नहीं देखा, तो हमारी एक अलग पहचान बनी थी कि हम किसी के दरवाजे पे 5 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत किया। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया तब नहीं करता, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया तब नहीं करता, ज्योतिबा फुले ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हो गया तब नहीं करता। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे साहब कांसीराम जी के ज़माने में हमने तो रात और दिन एक कर दिया था, लेकिन अब ना मन नहीं होता था, हमारी ना उम्र बहुत हो गई। तो ये जो उम्र का जो मैटर है ये बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हमको एक बहुत बड़ा जो जैसे कहते हैं ना मूवमेंट मिली हुई है, चाहे मुझे की हो, चाहे बाबा साहब की हो, चाहे कांसीराम जी की हो। आपको जो भी संगठन अच्छा लगता है, मान के चलो आपने बीएसपी को पकड़ा था या बामसेन को पकड़ा था, तो रात दिन आप काम करते थे, अपने पत्नी का दिल दुखा के, अपने बच्चों का दिल दुखा के भी काम करते थे। मान लो अभी आप सोचते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमको मिली और एक बेहतर यदि संगठन है, तो जैसा आपने उस दौरान काम किया, यदि उस तरीके का ही अभी आप काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैसे का भी मैटर है ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम टाल मटोल करते हुए करते रहते हैं, समय जो थोड़ा बहुत मिलता है उसको लेकर जब हम करते हैं तो समस्याएं फिर खड़ी होती है। समाज भी देखता है कि कितना करता है, तो उसको लगता है टाइम पास करता है, तो ये टाइम पास करने वाला जब जाता है समाज के बीच में, तो समाज भी उसको उसी रूप में लौटाता है। खूब मेहनत यदि करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, जैसे कांसीराम जी के ज़माने में आप जब मेहनत करते थे तो कांसीराम साहब के सामने पैसों का कभी कोई, आप मराठी में बांधा कहते हो उसको या बांधा कहते हो, तो कभी कोई बांधा नहीं आया। लाखों रुपए हर कार्यक्रम से कांसीराम साहब अड्डे जी भर के जाते थे और देने वाले आप ही लोग, समझे कि नहीं? और कहां से नहीं ला लेते थे आप लोग, कार्यक्रम करके भी, लाखों का कार्यक्रम करके भी पैसे बचा के उनको देते, उतने भव्य कार्यक्रम होने के बावजूद। तो अभी से जैसे ऐसा है कि यदि आपने अपनी अलग से पहचान बनानी शुरू की कि ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, तो मैं समझता हूँ कि नागपुर ही अकेला 25 लाख खड़े कर सकता है। अभी समस्या कैसी आ रही है कि 2.5 लाख कहाँ से आएंगे, 3 लाख भी बड़ा मुश्किल है साहब, समझे कि 100 लोग ही यदि 10-10 हज़ार देते हैं, सिर्फ 100 लोग इतने बड़े नागपुर में, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना पैसा, समझ गए नहीं? और एक आदमी का 10,000 देना, अभी से मेहनत करेंगे, 14 अक्टूबर के समय की तो बात अलग है, लेकिन अभी तो आपके पास में बहुत समय है, आप उसके लिए रात दिन मेहनत करेंगे और 100 ही लोग चुन लें, आप समझिए, प्रभावित कर लें जो 10,000 दे सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 200 लोग कर लिए 5,000 देने वाले, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमने किसी कार्यक्रम को किस स्तर से लिया है, थोपा गया है, इस स्तर से यदि लिया हुआ है तो फिर समस्या खड़ी होती है। लेकिन यदि खूब मेहनत करेंगे, हर आदमी सोचेगा कि मुझे अपने किरदार को बड़ा करना है, खूब मेहनत करना है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, लोगों का कितना दिल जीत सकता हूँ। जैसे भौते साहब थे, तो वो कितनी मेहनत करते थे कि ये समझ में चलो कि अभी तो आप सब भी मेहनती हैं, लेकिन उनकी अलग से मेहनत दिखाई पड़ती थी और उनकी वजह से हम बड़े से बड़े कार्यक्रम भी करते थे। और यहाँ तक कि आगरा में भी कोई कार्यक्रम है या ग्वालियर में है या कुशीनगर में है या सारनाथ में भी है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भी जाते थे और बहुत कुछ यहाँ से आर्थिक सहयोग भी करते थे। तो उन्होंने अपनी मेहनत से अलग एक मुकाम हासिल किया था, पहचान बनाई। अभी हम उपदेशक ज़्यादा हो गए, समझे कि नहीं? कार्यक्रम ऐसे होते हैं, कांसीराम जी के ज़माने में ऐसा होता था, तब हम ऐसा करते थे, बुद्धिज्म ऐसा होता है, अम्बेडकरिज्म ऐसा होता है, फुले के ज़माने में ऐसा था। ये उपदेश है। मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे भी विजय बौद्ध जी ने आपको उपदेश दे दिया, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसे की जरूरत नहीं है। मैं अकेला कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मेरी अपनी जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा कितनी मेहनत कर सकता हूँ, इस पर यदि हम एक एक आदमी ने भी सोच लिया
कि मैं अपनी अलग पहचान बना के दिखाऊंगा इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में। मुझे इतिहास बनाने का मौका मिला है, हजारों साल के बाद हमको ये धम्म मिला है या बाबा साहब की ये मूवमेंट मिली है। और चूंकि मैं इस लाइन का आदमी हूँ, अब मैं दूसरे संगठन में नहीं हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हूँ, तो मैं इस संगठन के लिए अपनी जी जान लगा दूँ। जैसे कांसीराम जी के जमाने में हमको मूवमेंट मिली थी तो हमने अपनी जी जान लगा दिया, घर बार हमने कुछ नहीं देखा, तो हमारी एक अलग पहचान बनी थी कि हम किसी के दरवाजे पे खड़े संगठन में नहीं हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हूँ, तो मैं इस संगठन के लिए अपनी जी जान लगा दूँ। जैसे कांसीराम जी के जमाने में हमको मूवमेंट मिली थी तो हमने अपनी जी जान लगा दिया, घर बार हमने कुछ नहीं देखा, तो हमारी एक अलग पहचान बनी थी कि हम किसी के दरवाजे पे खड़े हो जाएं तो वो हमको लौटा नहीं सकता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो लड़का है या ये जो कार्यकर्ता या जो कर्मचारी है ये बहुत नेक, ये बहुत अच्छी मूवमेंट है। या कांसीराम जी के पहले जो आरपीआई के रहे होंगे या जो वो मूवमेंट रहे होंगे, जो ईमानदार लोग रहे होंगे, तो उनको लोगों ने बहुत अवसर आंखों में बिठाया होगा। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, यदि हम समझते हैं कि इसके माध्यम से हम कुछ अच्छा खड़ा कर सकते हैं या बहुजन की ये मूवमेंट बनाई जा सकती है, तो बहुजन की मूवमेंट बनाने के लिए सर्वप्रथम मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं कितना त्याग कर सकता हूँ, ये मेरे अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे मान के चलो कि मैं एक अच्छा संगठक नहीं, ऑर्गेनाइजर नहीं, लेकिन मैं शिविर अच्छा ले सकता हूँ, तो मैंने उसको अपने आप को उसी काम में लगाया कि मैं कितना अच्छा शिविर लूँ, कितना अच्छा शिविर लूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता था कि मुझे भारतीय बौद्ध महासभा हो या अब बीएसपी भी होगी या आरपीआई भी होगी या बामसे भी होगा, उन सबसे अच्छा मुझे कैडर टीम लेने वाला बनना है। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं उपाध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं महासचिव नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे एक आचार्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। तो मैं उसी दिशा में नोट्स बनाना है, डायरियाँ बनाना है। आपने कोई बात बता दी, मुझे जज गई तो मैं उसको डायरी में नोट करूंगा। ऐसा कर करके आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मान के चलो कि मेरी एक पहलू है, बोलो या मुझे आप राष्ट्रीय आचार्य समझते हैं, आप अध्यक्ष बन गए तो आपको इतिहास बनाने का मौका मिला है। आप उतनी मेहनत तो करके दिखाओ कि ये अध्यक्ष की काबिलियत रखता है। आप महासचिव बने तो आप इतनी मेहनत तो करके दिखाओ कि आप महासचिव की काबिलियत रखते हैं। समझे कि नहीं? आप केवल ये बोलेंगे अरे सर क्या बताऊँ, अभी बहुत परेशानी है, नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता, मैं तो 10 लाख लोगों का अकेले धम्म दीक्षा करा देता। ऐसा नहीं, जो मौके मिले हैं उस मौके का आप कितना फायदा उठा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? मौके इतिहास में बार नहीं मिलते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ यवतमाल का, तो अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि मैं यवतमाल को ऐसा खड़ा कर दूँ कि इतिहास में लोग याद करें कि कोई थे यवतमाल के जिन्होंने यवतमाल में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को इस तरीके से खड़ा है। या तो यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यकर्ता सिंपल से बने रहो, लेकिन जैसे जिला अध्यक्ष बन गए तो आपको इतिहास बनाना है, ये सोचना ही। ऐसा करके अभी हमारे पास 2 महीने भी है। यदि हम सब लोग बहुत मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। पैसा आप 3 लाख कहते हैं तो 10 लाख भी खड़ा हो सकता है इसी नाते में। लेकिन यदि ये समस्याएं हमारे सामने है और चूंकि दीक्षा समारोह का 12 तारीख का हमारा बड़ा भव्य कार्यक्रम है, तो फिर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या 3 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए या एक ही दिन का कार्यक्रम करके हमको समापन कर लेना चाहिए। क्योंकि देश भर से जो लोग आएंगे वो 11 तारीख की रात तक सारे लोग आ जाएंगे। आसपास के जो गाड़ियों से आने वाले लोग हैं वो 12 तारीख को भी आ सकते हैं और 12 तारीख का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। उसके बाद के जो कार्यक्रम है वो उतने महत्वपूर्ण, यानी पब्लिक के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बाहर के लोग आएंगे, मुख्य जो कार्यकर्ता है उनकी तो मजबूरी है रुकना, लेकिन सामान्य जनता के हिसाब से जो है वो 13 तारीख और 14 तारीख के कार्यक्रम में वो कितना इंटरेस्ट लेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि पैसे की इस तरह की समस्या आ रही है तो इस बात पे भी विचार करना बहुत जरूरी, क्योंकि पर्चा अभी जो आया है वो यही कह रहा है कि कार्यक्रम केवल 12 तारीख का है, अभी जो पर्चा आया है, और उसमें दीक्षा समारोह भी शामिल है और संबोधन भी शामिल है। समझ गए कि नहीं? तो अभी तो पहला मैसेज ये चला जाएगा कि असली कार्यक्रम इनका 12 का ही, समझे कि नहीं? फिर हम अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए कि 13 को भी खाना खिलाएंगे और फिर नाटक भी करेंगे, फिर रात का भी खाना खिलाएंगे, फिर 14 को भी खिलाएंगे, फिर 14 को शाम को भी खिलाएंगे। समझ गए कि नहीं? फिर 15 के दिन को भी खिलाएंगे। तो यदि 40 लाख हमारे पास हो जाते तब तो कोई समस्या नहीं,
और यदि नहीं होते हैं बनाना है, ये सोचना ही। ऐसा करके अभी हमारे पास 2 महीने भी है। यदि हम सब लोग बहुत मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। पैसा आप 3 लाख कहते हैं तो 10 लाख भी खड़ा हो सकता है इसी नागपुर में। लेकिन यदि ये समस्याएं हमारे सामने है और चूंकि दीक्षा समारोह का 12 तारीख का हमारा बड़ा भव्य कार्यक्रम है, तो फिर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या 3 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए या एक ही दिन का कार्यक्रम करके हमको समापन कर लेना चाहिए। क्योंकि देश भर से जो लोग आएंगे वो 11 तारीख की रात तक सारे लोग आ जाएंगे। आसपास के जो गाड़ियों से आने वाले लोग हैं वो 12 तारीख को भी आ सकते हैं। और 12 तारीख का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। उसके बाद के जो कार्यक्रम है वो उतने महत्वपूर्ण, यानी पब्लिक के हिसाब से बता रहा हूँ, जो बाहर के लोग आएंगे, मुख्य जो कार्यकर्ता है उनकी तो मजबूरी है रुकना, लेकिन सामान्य जनता के हिसाब से जो है वो 13 तारीख और 14 तारीख के कार्यक्रम में वो कितना इंटरेस्ट लेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि पैसे की इस तरह की समस्या आ रही है तो इस बात पे भी विचार करना बहुत जरूरी, क्योंकि पर्चा अभी जो आया है वो यही कह रहा है कि कार्यक्रम केवल 12 तारीख का है। अभी जो पर्चा आया है और उसमें दीक्षा समारोह भी शामिल है और संबोधन भी शामिल है। समझ गए कि नहीं? तो अभी तो पहला मैसेज ये चला जाएगा कि असली कार्यक्रम इनका 12 का ही है। समझे कि नहीं? फिर हम अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए कि 13 को भी हम खाना खिलाएंगे और फिर नाटक भी करेंगे, फिर रात का भी खाना खिलाएंगे, फिर 14 को भी खिलाएंगे, फिर 14 को शाम को भी खिलाएंगे। समझ गए कि नहीं? फिर 15 के दिन को भी खिलाएंगे। तो यदि 40 लाख हमारे पास हो जाते तब तो कोई समस्या नहीं। और यदि नहीं होते हैं तो कटौती करना ताकि हमारी हंसी ना हो, जब हंसाई ना हो। एक भी कार्यक्रम किए, यदि 12 का भी किए तो इतना भव्य होना चाहिए और इतना सिस्टमेटिक हो जाए कि लोग खुश होकर चले जाएं। समझे कि नहीं? फिर बाद में अगर ऐसा लगता है कि मान के चलो सम्राट अशोक का नाटक करना है तो उसके लिए फिर हम लोग जो है तो कार्यक्रम तो बार बार करना है, तो अलग से उसी के कार्यक्रम के लिए देश भर के लोगों को अलग से बुलाया भी जा सकता है। समझे कि नहीं? लेकिन एक ही बार में 4-5 दिन लगा के, तो क्या हमारे पास में इतने वर्कर हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, इतना पैसा आएगा? इस पर सोचना, गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा लोड आ गया और फिर 5-10 लाख का कर्जा आ गया तो फिर उसकी पूर्ति कौन करेगा? आगरा से अपेक्षा भी करेंगे तो मान के चलो आगरा ने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी दे दिया, पर आपकी जो बजट है ये बहुत बड़ा है। 40 लाख का बजट बहुत बड़ा होता है। अकेले आगरा ने 5 लाख भी कर दिया, और देश भर के लोग अपनी टिकट भी बनाकर आएंगे। समझे कि नहीं? घूमने फिरने के हिसाब का खर्चा भी लेकर आएंगे और हमारे पास कोई लखोपति कार्यकर्ता हैं नहीं, तो वो अधिक से अधिक देंगे भी तो कितना देंगे। लेकिन हो भी सकता है यदि बड़ी मेहनत कर लें आप, तो यहीं के यही नागपुर इतना बड़ा शहर है कि नागपुर भी बहुत बड़ी पूर्ति कर सकता है। लेकिन बार बार हमको अभी, क्योंकि अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो बातचीत चल रही है 12, 13, 14 की। तो 12 का तो फाइनल है, तो भाई 13 का भी हम कर सकते हैं, 14 का भी कर सकते हैं। इस पर भी अपनी आपसी बैठक करके, क्योंकि सारा कार्यक्रम नागपुर पर है ना। हम लोग तो ऐसा है कि आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। समझ गए कि नहीं? क्योंकि व्यवस्था बनानी है वो आपको बनानी है। तो बार बार आप सोच लें कि 13 और 14 का करना है या नहीं करना। और जैसे दीक्षा के लिए आपने कहा कि ऑटो से सबको जाना है अपनी अपनी व्यवस्था से, तो उसमें मेरा एक सुझाव ये था कि कुछ ऑटो वालों को हम ये बता सकते हैं कि भैया यहाँ से जितने भी कार्यकर्ता जाएंगे वो तुमको एक निश्चित इतनी राशि देंगे, कोई लूट फरेब ना हो। समझे कि नहीं? कि 5 रुपये लग रहा है वो 15 बता रहा है, फिर हम मजबूरी में 15 भी दे रहे हैं। तो पहले से घोषित हो जाए कि भैया ये ऑटो है और इस ऑटो में आपको 5 रुपये दे के दीक्षा भैया 10 रुपये दे के दीक्षा भूमि जाना है। तो कोई भी ऑटो में बैठा कोई भी ये मेरे पैसे पकड़, तो ऐसा ऑटो वालों को भी समझाया जा सकता है। खाने का भी मेरे को ये कहना है कि बहुत ज़्यादा भव्य खाना ना हो। नागपुर में जब भी कार्यक्रम होते हैं हमारे शिविर में, उसमें इतना भव्य होता है कि भाजी भी रहती है, दाल भी रहती है, कढ़ी भी रहती है, सलाद भी रहती है, बहुत कुछ रहता है। तो वो 40-50 कार्यकर्ताओं का ठीक है।